मैथमेटिक्स में आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करना है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्टिन्यूटी, सातत्य क्या होता है, उसकी क्या कंडीशन है। सातत्य, ठीक है। देखिए कॉन्टिन्यूटी से एक बात पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, बिना रुके, लगातार, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं एक कर्व मानूंगा और उसका ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा और उसकी मदद से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कॉन्टिन्यूटी की क्या कंडीशन है और किसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी। आप देखिए, अगर मेरे पास एक फंक्शन होता, ये मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये एक सिग्नम फंक्शन होता है। जब भी कोई फलन इस तरह से लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। आप ये ध्यान रखिए, सिग्नम फंक्शन, इसे हिंदी में चिन्ह फलन कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक ये फंक्शन ले लिया, सिग्नम फंक्शन। इसमें क्या बताया गया कि फलन की वैल्यू 1 भी है और फलन की वैल्यू 2 भी है। फलन की वैल्यू 1 है कब, जब x की वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है। देखो लिखा है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। और अगर फंक्शन x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फलन की वैल्यू कितनी है, 2। अब आप मुझे बता दे, इसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। आप देखिएगा, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। ये x एक्सिस, y x डैश और ये y डैश। यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0, इसलिए ये मूल बिंदु है, x 0 y 0, ठीक है। आप ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 0 हो या 0 से छोटी हो, देखो ध्यान से, अगर आप इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। अगर आप इधर की तरफ आते हैं तो x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। आप देखो ना, यहां पर -1, -2, -3, -4, इधर +1, 2, 3, 4, ऐसा। तो इधर आप चलेंगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। देखिए पीछे की तरफ आएंगे तो x की वैल्यूज कैसी हैं, x की वैल्यूज नेगेटिव हैं, इसलिए सब वैल्यू 0 से कैसी है, छोटी। y का ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, यहां पर ये 1 है और ये 2 है। अब गौर से देखिए, जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो फलन की वैल्यू क्या है, 1। अब आप मुझे बताओ, 0 या 0 से छोटे के लिए किधर चलना, इधर। अगर x की वैल्यू -1 है तो fx का मान बताओ। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। इस शर्त को देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं आपसे कि x का मान अगर 0 या 0 से कम है, अर्थात 0 हो या निगेटिव हो, ठीक है, उस वक्त फलन का मान कितना होगा। तो अब आप बताइए, अगर x की वैल्यू 0 है तो फलन कितना है, 1। यहां पर निशान लगा दिया हमने। अगर x की वैल्यू -1 है तो फलन की वैल्यू कितनी है, 1। बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा हो गया, लेकिन x जब 0 से छोटा है फलन का मान तो तब भी 1 ही है ना।
तो अगर x 0 से छोटा है, फलन का मान उस समय भी 1 के बराबर है। जब x -2 है तो फंक्शन, x -2 है तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी? 1। x -3 तो भी फंक्शन की वैल्यू 1। x -4 तो भी फंक्शन की वैल्यू 1। इस तरीके से इसका अगर एक ग्राफ बनाएंगे आप, तो ये इसका एक ग्राफ बनेगा इस तरह से। देखिए, समझ आया? अब ये तो हमने x बराबर 0 और x इज लेस देन 0 की बात की है। अब थोड़ा सा बात करिए x इज ग्रेटर देन 0 की जरा, कि अगर हमारा x 0 से बड़ा है उस समय आपको इधर चलना पड़ेगा। तो जब x 0 से बड़ा है तो फलन का मान कितना है? तो x बराबर 1 पर फलन की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो इसके सामने निशान लगाया जाएगी, इसके सामने, ऊपर वाले यहां के सामने लगाया जाए निशान। x बराबर जब 2 होगा तो ये भी 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े के लिए फलन का मान कितना है? 2। तो इसके लिए भी यहां निशान, 3 के लिए भी यहां चिन्ह, 4 के लिए भी यहां। और x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए 2 है क्या? जब x का मान 0 हो तो क्या फलन का मान 2 है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए है। तो अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो वैल्यू कितनी होगी? 2। और अगर वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है तो ही 1 आएगी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो, यहां पर देखो हमने एक सर्कल बनाया और ये यहां से स्टार्ट किया ग्राफ को। क्यों हमने इस ग्राफ को अंदर से क्यों स्टार्ट नहीं किया है? सोचिए थोड़ा सा आप। अंदर से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो इसका मतलब है कि जब x 0 है तो भी y का मान 2 है। लेकिन यहां देखो, जब x 0 है तो y का मान कितना है? 1। उस समय y का मान 2 नहीं है, इसलिए ग्राफ 2 में थोड़ा सा इधर से स्टार्ट होगा। ये पूरा ग्राफ फिर ऐसा आगे तक चला जाएगा। ये बात नहीं समझ आई मेरी? आपको नहीं समझ में आया? भाई आप थोड़ा सा फिर से आप जरा गौर कीजिए। यहां पर x की वैल्यू बताओ कितनी है? 0। यहां पर x की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 0। इस पूरी लाइन पे x तो हर जगह क्या है? 0। लेकिन जब x 0 है तो फलन का मान क्या है? तो जब x 0 है तो फलन का मान 1 है। यहां मैंने पूरा डॉट बनाया है। लेकिन जब x 0 है तो क्या फलन का मान 2 है? फलन का मान 2 तब है जब x का मान 0 से कैसा है? बड़ा। तो यहां पर अगर रहेंगे आप तो x कैसा है? 0। तो यहां तो 2 है नहीं, x के बड़े मानों के लिए 2 है। तो ग्राफ थोड़ा उधर से ही तो बनेगा आपका, क्योंकि x से बड़ी वैल्यूज के लिए 2 है, तो ग्राफ उधर से बनेगा थोड़ा सा। इसलिए थोड़ी जगह हमने गैप छोड़ के इधर से ग्राफ को बनाया। अब बात किसकी हो रही है? कॉन्टिन्यूटी की, सततता की बात हो रही है। यहां पर जो ग्राफ बना है उसको अगर मैं हटा देता, उसको केवल अगर मैं छोड़ दूं, बाकी सारी चीजें यहां से हटा देते हैं। ये तो सब x y अक्ष है, ग्राफ बनाने के लिए मदद ली है आपने इनकी। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो ग्राफ आपका बना हुआ है, एक साइड से अगर आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, एक तरफ से बनाना स्टार्ट करें, चाहे इधर से या इधर से, क्या बिना अपने पेन को उठाए हुए एक तरफ से और दूसरी तरफ तक आप जा सकते हैं? बिना पेन को उठाए एक तरफ से बनाना शुरू करें और पेन को उठाएं नहीं, और इधर से लेकर उधर तक पहुंच जाएं। करके देखिए, यहां पर ऐसे चले, ऐसे चले, इसके बाद कहां जाओगे? पेन उठाना ही पड़ेगा आपको। फिर पेन उठाना पड़ा और फिर यहां से ऐसा चल पाए। तो बताइए, पूरे ग्राफ को बनाने के लिए आपको अपना पेन, हमें अपना मार्कर उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? क्या बिना पेन को उठाए हुए पूरा ग्राफ हम एक साथ खींच सकते हैं? इसलिए ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस के लिए, देखो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको समझने के लिए है, ये कोई परिभाषा नहीं है उसकी। आप समझो कि कॉन्टिन्यूअस कर्व कहते किसको है। कॉन्टिन्यूअस कर्व तो वो कर्व होता है
जिसमें एक तरफ से अगर हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करें, मुझे लाइन उठाना मत पड़े, अपने पेन को उठाना मत पड़े, चौक उठानी मत पड़े, मार्कर उठाना मत पड़े, लेकिन यहां पर अगर ग्राफ को बनाता हूं तो पेन मुझे उठाना ही पड़ेगा। इसलिए ये ग्राफ कैसा नहीं है, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं है। समझ आ रहा है आपको? देखो कौन से ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हैं। परवलय आपने बनाए हैं, ये देखिए पूरा बन गया, कहीं पेन उठाना पड़ा हमको? नहीं उठाना पड़ा। साइन थीटा का ग्राफ देखिए, चाहे जितना बनाते जाइए, पेन उठाना पड़ रहा है आपको? नहीं उठाना पड़ रहा है। ये कर्व कॉन्टिन्यूअस है, पर ये कर्व कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि उसको पूरा बनाने के लिए आपको बीच में से पेन उठाना ही पड़ेगा। इसलिए जो गिवन कर्व हमने बनाया, जो कर्व, वो वाला कर्व कैसा कर्व नहीं है, वो अभी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस कब होता? सबको बड़ा लालच लगता है, सबको बड़ा लालच लगता है कि अगर ये वाली लाइन यहां ना हो करके ये वाली लाइन यहां पर होती, यहां पर हो जाती, तो कर्व कैसा हो जाता? कॉन्टिन्यूअस। ऐसा लगता है हमको। नहीं समझ आया? आप सोचो ना थोड़ा सा, फिर तो पेन उठाना नहीं पड़ता ना आपको, चला जाता उधर तक। अगर ये लाइन यहां के बजाय कहां पर होती? यहां पर होती, तो इससे एक बात हमको पता चलती है कि कर्व कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। उसके लिए एक शर्त होनी चाहिए, क्या? कि अगर हम x के या 0 के, x बराबर 0 यहां पर पड़ता है ना, 0 के लेफ्ट साइड से अगर हम 0 की ओर चलना शुरू करें तो वो वैल्यू, और 0 के राइट साइड से अगर 0 की ओर बढ़े तो वो वैल्यू, दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। आपको लग रहा होता यहां 2 के बजाय अगर 1 आ जाता, 2 के बजाय अगर यहां 1 आ जाता तो ये कर्व कैसा हो गया होता? कॉन्टिन्यूअस हो गया होता। यही तो आप सोच रहे हैं ना अभी? नहीं समझ में आई बात? आ रहा है ना समझ में? कि अगर ये x बराबर 2 जैसे यहां लिखा था तो ये ग्राफ ऊपर चला गया ना। अगर यहां 1 लिखा होता तो ये भी कहां पर लाइन आती? ये लाइन भी इसके सामने आ जाती, और उस सिचुएशन पर ये पूरा कर्व हमारा कैसा हो गया होता? कॉन्टिन्यूअस। तो आपको क्या लगता है कि कर्व कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है? जब अगर हम कर्व पे लेफ्ट हैंड साइड से चलें तो भी फलन का मान वही हो जो राइट साइड से चलने पर फलन का मान है। तो लेफ्ट साइड से चलें तो भी फलन की वैल्यू वही, राइट साइड से चलें तो भी फलन की वैल्यू वही होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमारा ये कर्व कैसा हो गया होता? कॉन्टिन्यूअस हो जाता। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या शर्त निकल करके आई? शर्त ये निकल के आई कि अगर मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर बढ़ता हूं तो फलन की वैल्यू, और अगर मैं राइट साइड से 0 की ओर बढ़ूं तो फलन की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम राइट साइड से 0 की ओर बढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और अभी आपको क्या लगा कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स आपस में कैसी हो जाती? बराबर। तो हमको एक बात पता चला, function will be continuous if left hand limit of the function is equal to right hand limit। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो फलन हमारा कैसा हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अब हम ऐसे नहीं और अच्छे तरीके से लिखेंगे, जिसको कैसे लिखा जाता है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। समझ आ रहा है आपको? fx शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए। तो फलन क्या हो जाएगा?
कॉन्टिन्यूअस। बट याद रखिए ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन अभी भी ये नहीं है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं, गौर कीजिए। फिर से हमने एक सिग्नम फंक्शन ले लिया। इस बार जो हमारा सिग्नम फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2 वेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको देखकर आपको यही लगाना कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होते, ये 1 और ये 2 ना होता तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता। आपको यही लग रहा था ना, तो हमने कॉन्टिन्यूअस की एक शर्त नोट कर ली। देखना ये है कि क्या केवल इतने से हमारा काम बन जाएगा या मुझे और कोई कंडीशन सोचनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक और फंक्शन आपको दिखाया, आप इसे गौर से देखिए। इसका भी ग्राफ बनाइए जरा। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। इट इज अगेन इस पूरी लाइन पर एक्स कैसा है 0। यहां पर फलन का 1 है और ये फलन का 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 है तो फलन का मान क्या है 2। जब x की वैल्यू 0 है तो फलन का मान कितना है 2, यानी कि 0,2। भाई x, y, एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो y। तो बिंदु क्या होता है x, y होता है ना, x, y। जब x 0 है तो y कितना है 2, तो 0,2। 0,2 पॉइंट कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, YH पर पड़ेगा ना 0,2, तो यहां पॉइंट आ गया। ये वाला तो बना दिया हमने, इसको बनाइए। इसमें लिखा है कि जब x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, मतलब या तो 0 से बड़ी हो और या 0 से छोटी हो। 0 पर की बात नहीं कर रहे, देखो, या तो 0 से छोटी हो या 0 से बड़ी हो, उस समय फलन का मान कितना होगा 1। यहां पर हमको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फलन का मान 1 तब है जब x 0 नहीं है, या तो x 0 से बड़ा है तो भी फलन का मान 1 है, अगर x 0 से छोटा है तो भी फलन का मान 1 है। तो x अगर 0 से बड़ा है तो भी फलन की वैल्यू 1 है, x अगर 0 से छोटा है तो भी फलन का मान 1 है। देखिए -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, ये सब x 0 से बड़े हैं। x 0 से बड़े हैं तो फलन की वैल्यू कितनी है 1। x 0 से छोटे हैं तो भी फलन की वैल्यू कितनी है 1। लेकिन क्या यहां पर भी हम इस लाइन को ऐसा बनाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहां हम लाइन को बनाते हैं इसका मतलब यह होगा कि जब x 0 है तो भी फलन का मान कितना है 1, लेकिन ऐसा नहीं है। x जब 0 से बड़ा है तो 1 है, x 0 से छोटा है तो भी वैल्यू 1 है, लेकिन जब x 0 है तो फलन का मान 1 नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं बना सकते अंदर हम। जब x 0 है तो फलन का मान 2 है, यहां पर आ रहा है वो पॉइंट। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सारी चीजें मैं फिर से साफ कर दूं, केवल आपका ग्राफ छोड़ दूं, ये सारी चीजें फिर से साफ कर दूं, मैं केवल ग्राफ में आपके लिए छोड़े दे रहा हूं। देख लीजिए। अब आप बताइए, इस बार तो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो भी फलन का मान 1 है, राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो भी फलन का मान 1 है। बावजूद इसके भी क्या आपका फलन कॉन्टिन्यूअस हुआ? क्या बिना पेन, बिना मार्कर को उठाए आप और हम इस कर्व का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बीच में फिर गैपिंग है, देखो यहां आपको कलम उठाना ही पड़ेगा। यहां से यहां ले जाओगे, फिर यहां ले जाओगे, फिर यहां लाओगे, और ये काम बिना पेन को उठाए हो नहीं सकता। तो क्या ये फलन कॉन्टिन्यूअस है? इसको देखकर एक क्षण भर के लिए हमको क्या लगा था? हमको लगा था कि अगर लेफ्ट साइड से चलने पर और राइट साइड से चलने पर, दोनों तरफ से चलने पर फलन के मान अगर इक्वल होते तो फंक्शन कैसा हो गया होता? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब हमको पता चला कि ये हमारी भूल थी जो ऐसा हम सोच रहे थे। क्यों?
क्योंकि इसमें वैसा ही है। आप लेफ्ट साइड से चलिए तो भी फलन का मान 1 है, आप राइट साइड से चलिए तो भी फलन का मान कितना है? 1 है। उसके बावजूद आपका फलन डिसकंटीन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब ये कैसे कॉन्टिन्यूअस होता? अब हमको एक बात पता चल रही है, पता ये चल रही है कि अगर यहां पर भी 1 होता, यहां पर भी 1 होता तो क्या होता? x बराबर 0 पर भी फलन का मान क्या आता? उस वक्त x बराबर 0 पर भी फलन का मान अगर 1 आ जाता तो यहां डॉट लगा पाते, सर्कल नहीं लगाते। फिर हम अगर डॉट लगा पाते फिर ये लाइन इसको ज्वाइन करती, ये लाइन इसको ज्वाइन करती, और अब ये डॉट यहां नहीं होता फिर, और बिना पेन उठाए हम इधर से उधर पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, फिलहाल ऐसा ग्राफ है। अब हमको एक बात समझ में आई कि केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होंगे एक दूसरे के तो क्या फलन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा? आंसर इज नो। उसके लिए और भी कुछ होना पड़ेगा। क्या? इस पॉइंट पर फलन का मान भी आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे किसी भी फलन के कॉन्टिन्यूअस होने की आवश्यक शर्त क्या है या सफिशिएंट कंडीशन क्या है? दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। और अब आप यहां से बता सकते हैं दैट व्हाट आर द सफिशिएंट कंडीशन। पर्याप्त शर्त क्या है? पर्याप्त शर्त ये नहीं थी, ये जरूरी था, लेकिन इतने से हमारा फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। अब पर्याप्त शर्त क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के तो बराबर होना ही चाहिए, उसके साथ उस बिंदु पर फलन का मान भी उतना ही आना चाहिए। इसलिए उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू भी इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें जब बराबर होंगी तो जाकर कहीं आपका फलन कैसा बन पाएगा? कॉन्टिन्यूअस। जैसे x बराबर 0 पर 2 हो गया ना, फलन डिसकंटीन्यूअस हो गया। अगर x बराबर 0 पर फलन का मान भी 1 हो गया होता तो कॉन्टिन्यूअस हो गया होता। तो न सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए, बल्कि उस पॉइंट पर फलन के मान भी आपस में कैसे आने चाहिए? बराबर। तो ही फलन कैसा हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट किया जाया करेगा। 0 पर अगर निकाल रहे हैं तो 0 नेगेटिव, 1 पर निकालेंगे तो 1 नेगेटिव, 2 पर निकालेंगे तो 2 नेगेटिव। f ऑफ x इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट को कैसे करोगे? x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन कि कोई भी फलन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की पहचान क्या है? हमने आपको एक बड़ी साधारण सी पहचान बनाई, जनरल सी एक रिकॉग्निशन आपको बताई हमने। क्या कि कोई भी कर्व में अगर एक तरफ से उसको बनाना आप स्टार्ट करते हैं, बिना पेन उठाए, बिना कलम को ऊपर किए, अगर आप पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ बना के जा सकते हैं तो वो फलन कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। और अगर बीच में कहीं पर भी उसमें कोई भी पॉइंट पर अगर आप पेन उठाना पड़ जाए आपको तो वो फलन उस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, असंतत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। तो कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। और कॉन्टिन्यूअस की सफिशिएंट कंडीशन आपको समझ में आई कि कोई भी फलन कब माना जाएगा कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस है? जब उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों आपस में क्या होंगे? केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होने से काम नहीं बनेगा, तीनों को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा, तो ही हम मानेंगे कि फलन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। नहीं समझ में आई बात? नहीं, सच बताइए आपको आ रहा है या मैं बोले दे रहा हूं इसलिए आप माने ले रहे हो? आ रहा है ना समझ में कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होने से केवल कुछ नहीं हो सकता,
जब तक फलन का मान भी उसके इक्वल नहीं आएगा तब तक। इसलिए दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी फंक्शन बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आप इसको याद रखिए, ये बहुत जरूरी शर्त है। ठीक, तो हाँ एक चीज और कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला कैसे करोगे, तो आप इसे नोट करिए। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं, उससे आपको इसका मेथड क्लियर हो जाएगा। इसको देखने के बाद हमें एक जनरलाइज्ड सेंटेंस हम यहां पर बना सकते हैं कि मान लिया कि जो f है वो वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। मतलब f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और f के डोमेन में c एक बिंदु है। फलन f का एक डोमेन है जिसमें एक बिंदु c है, तब जो फलन f है वो बिंदु c पर संतत होगा अगर कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन f उसके डोमेन के किसी बिंदु c पर वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। उसके लिए ये सफिशिएंट कंडीशन है कि उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है मींस लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ c। उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होना चाहिए। केवल इन दोनों के बराबर होने से फलन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों चीजें जब बराबर होंगी तो फलन को कॉन्टिन्यूअस मानेंगे हम। अगर तीनों में से कोई भी दो चीजें आपस में बराबर नहीं आई तो फलन डिसकॉन्टिन्यूअस मान लेंगे फिर हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जनरलाइज्ड सेंटेंस हम तैयार कर सकते हैं। आप भी इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया हुआ ये दिखाने के लिए, जैसे अभी मैंने बोला कि कोई फलन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, उसके लिए एक आपने सफिशिएंट कंडीशन निकाली कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू सब आपस में बराबर आनी चाहिए, तो मानेंगे फलन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना भी तो आना चाहिए। कहना अलग है कि उस फलन के उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, राइट हैंड लिमिट निकालो, लेकिन ये लिमिट्स निकालना भी तो आना चाहिए ना आपको। कैसे निकाली जाएंगी? तो सबसे पहले देखो, आपको तीन चीजें चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। इन्होंने यहां पर पूछा है कि इसके असांतत्य के बिंदु ज्ञात करिए। असांतत्य के बिंदु मतलब ये वाला फलन कौन से बिंदु पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, कौन से बिंदु पर इसका पेन, इसको चलाते चलाते पेन आपको उठाना पड़ेगा, कौन से फलन से इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। आप यहां पर देखो, यहां जब हम देख रहे हैं फंक्शन को, यहां से हमको देखने से पता लग रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए ये मान है और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है। इसका मतलब फलन को x इज इक्वल टू 2 पर ही तोड़ा जा रहा है। x इज इक्वल टू 2 या 2 से छोटी वैल्यूज के लिए फलन की ये वैल्यू है और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए फलन का ये मान है। तो इसको देख के हमें एक बात तो पता चल रही है कि फलन की डेफिनेशन x इज इक्वल टू 2 पर ही ब्रेक हो रही है। क्यों? उन्होंने बोला 2 या 2 से इधर ये वैल्यू और 2 या 2 के बाद ये वैल्यू, तो कुल मिला के फंक्शन को 2 पर ही तो ब्रेक किया जा रहा है। तो जिस पॉइंट पर फलन को ब्रेक किया जाता है उसी पॉइंट पर हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। याद रखिए, जिस पॉइंट पर हमें देखने को मिल रहा है कि फलन की डेफिनेशन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है, उसी पॉइंट पर हम फलन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा फलन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो उसी पॉइंट पर हो सकता है, क्योंकि वहीं से दिया जा रहा है कि इसके इधर है तो ये लो, इसके दाईं ओर है तो इसको लीजिए, वहीं से टूट रहा है, बाकी इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 2 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है तो हम 2 पर ही चेक करेंगे। हम बिंदु 2 पर ही उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे। सबसे पहले फलन का मान निकाल लो। x बराबर 2 पर फलन का मान, सबसे इजी चीज पहले कर लो। तो x बराबर 2 पर फलन का मान मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। जब x बराबर 2 है
तो फलन की वैल्यू कौन सी यूज करनी चाहिए हमको, ये वाला कि ये वाला? x इज इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू है, देखो, तो इसको यूज करो और उसमें x की जगह क्या लिखो, 2, तो इसमें x की जगह 2 लिखो, 2 इंटू 2 प्लस 3, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7। तो x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू कितनी आ गई, 7। एक काम हमने कर लिया, हमको 3 चीजें निकालनी है, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। उसमें से ये तो हमने निकाल लिया है, अब ये चीजें हमको चाहिए तो इनको निकालिए। अब हम निकालने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बिंदु 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करना चाहते हैं फलन की वैल्यू कितनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा, और एक बार अगर आपने समझ लिया पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल सही तैसे ही होते चली जाएगी, क्योंकि सब क्वेश्चन में बस इतना ही करना ही है आपको। सबसे अच्छाई तो इसकी ये है, माना x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, हम x को क्या मान लेते हैं, 2 माइनस एच। क्यों, क्योंकि हम 2 के कहां पर चेक करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर। कहीं भी नंबर लाइन पर आप 2 बनाएंगे, अगर यहां 2 है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर होंगे वो 2 से छोटे होंगे कि 2 से बड़े होंगे, छोटे होंगे। तो उसमें एक छोटा सा नंबर ये h हम क्या कर लेते हैं, माइनस। इससे क्या होगा कि जो x होगा वो 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, माइनस कर लिया हमने। अब यहां लिखेंगे इफ h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ठीक है, देन x टेंड्स टू 2। अगर h टेंड्स टू 0 हो जाए, h की वैल्यू अगर 0 की ओर अग्रसर हो जाए तो x किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 2 की ओर। या आप ऐसे लिख सकते हो, इफ x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0। अगर x 2 की ओर अग्रसर हो या x की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की जगह 2 लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझना है पहले। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं हम। तो इसमें क्या करेंगे आप देखें, इस पे अब हम ये कर देंगे लिमिट 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे निकालना है ना, तो अब आपको इस पे लिखना है h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 2 माइनस एच। देखिए ध्यान से, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, ये किसका प्रतीक है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालने चले तो हमने फिर से लिखा लिमिट, और x मुझे कैसा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए, तो मैंने x को क्या ले लिया, 2 से छोटा, 2 माइनस एच। तो फलन में जो x आया वहां हमने 2 माइनस एच ले लिया। लेकिन आप याद करें, जब आपका x 2 की ओर अग्रसर होगा तो उस समय h किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर, तो h 0 की ओर अग्रसर हो गया। और एक चीज देखिए, x की जगह पर आपने क्या लिखा है, 2 माइनस एच। यहां जब हमारा फलन था तो इस फलन में वेरिएबल था x, तो लिमिट भी हम किसकी लिख रहे थे, x की। जब हमने x की जगह 2 माइनस एच लिख दिया तो अब ये फलन में वेरिएबल कौन सा हो गया, h, इसलिए लिमिट भी हमको किसकी लिखनी पड़ेगी, h की, और h की लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। देख लीजिए अच्छे से, इसको पहचान लीजिए भाई, समझ रहे हैं कुछ हमारी बात। आपको 2 के लेफ्ट साइड पर चेक करना है तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। फिर अगर x 2 की ओर अग्रसर होगा तो h किसकी ओर अग्रसर होगा, 0। क्यों, x की जगह 2 लिखो, h 0 आ जाएगा, देख लो ना आप, तो h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब
हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हमने वो सिंबल लगा दिया। एफ ऑफ एक्स की जगह पर 2 माइनस एच लिखा। तो जब हमारे फलन में एक्स वेरिएबल है तो लिमिट एक्स की ली है हमने। जब फलन में वेरिएबल एच आ जाएगा तो लिमिट भी तो एच की होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं कर सकते कि पूरे फलन में एच है और आप एक्स की लिमिट लगाए बैठे हो, ये तो नहीं हो सकता ना। इसलिए अगर फंक्शन एच में कन्वर्ट हो गया है तो लिमिट भी किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, एच में। और एच टेंड्स टू क्या है, 0, वो लिखेंगे हम यहां। नहीं समझ में आई बात आपको? नहीं आया? आया? अब सॉल्व करिए। लिमिट एच टेंड्स 0, एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू चाहिए। आज आपका जो एक्स है वो 2 के बराबर है, 2 से छोटा है कि 2 से बड़ा है? 2 से छोटा है, 2 माइनस एच है ना। और जब x 2 से छोटा हो तो ये सूत्र लगाएंगे कि ये लगाएंगे? x इज लेस देन 2 के लिए ये लगाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन इसमें x की जगह पर क्या लिख देंगे? तो हमें f ऑफ 2 माइनस एच चाहिए ना। f ऑफ 2 माइनस एच कैसे चाहिए? ये सूत्र लगेगा और x की जगह पर 2 माइनस एच लिखा जाएगा। ये लगेगा तो 2 लिखा और x की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 माइनस एच प्लस 3। भाई आप खुद देख लो ना, x की वैल्यू 2 से छोटी है। अगर 2 से बड़ा होता x हमारा तो ये सूत्र लगाते। 2 से छोटे और 2 के बराबर के लिए ये सूत्र लगाएंगे, तो हमने यही लगाया। लेकिन किया क्या है कि x की जगह पर मुझे लिखना क्या है, तो हमने ये 2 लिखा, x की जगह 2 माइनस एच लिखा, प्लस 3 कर दिया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको कैलकुलेट करिए। 4 माइनस 2h प्लस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस 3, 7 माइनस 2h। अब जब आप कैलकुलेट कर चुकेंगे, सबसे लास्ट में जाके h की जगह पर क्या लिख देंगे? h की जगह पर 0 लिख देंगे। तो जब आप h की जगह 0 लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 7 के बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टार्ट का पॉइंट है। इतना हिस्सा आपको अच्छे से समझना है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो 2 माइनस एच लेना है। h क्या है? h एक बहुत छोटा सा नंबर है, इतना छोटा सा नंबर है, लेकिन कुछ तो है। तो अगर 2 में हम कुछ भी माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो 2 से छोटा ही हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट हमको चेक करनी है। और जब x टेंड्स टू 2 होगा, क्यों? क्योंकि हम x बराबर 2 पर चेक करना चाहते हैं, इसलिए x टेंड्स टू 2 लिखा हमने। अगर x की जगह 2 लिख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, h क्या हो जाएगा? 0। तो h टेंड्स टू 0। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल लगाया। x की जगह पर 2 माइनस एच लिखेंगे तो लिखा। अब अगर यहां 2 माइनस एच लिख दिया और आप सोचो यहां पर हम x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ही लिखे रहेंगे, तो फलन तो h का है और लिमिट तो x की लगी है ना। ये नहीं करना आपको। फलन अगर h में कन्वर्ट हो गया है तो लिमिट भी आपकी किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए? h में कन्वर्ट हो जानी चाहिए लिमिट। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, एक भी स्टेप में ये गलती नहीं आपसे होनी चाहिए। और उसके बाद f ऑफ 2 माइनस एच का मान निकालेंगे। कहां से? f ऑफ x से। लेकिन याद रखिए कि x 2 से छोटा है, 2 से छोटा होने के लिए ये सूत्र लगेगा। तो सूत्र यही लगाया और x की जगह पर क्या लिखा? सॉल्व करके 7 आ गया। तो फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या हम कॉन्टिन्यूअस कह दें? अभी इसके जब तक नहीं आता तब तक आप कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते। अब इसको निकालो, राइट हैंड लिमिट करिए। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये समझ में आया है तो थोड़ा थोड़ा उसको भी आना चाहिए आपको। राइट हैंड लिमिट के लिए माना x बराबर 2 प्लस h, बिकॉज वी आर गोइंग टू चेक द राइट हैंड लिमिट ऑफ 2 का राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं और 2 के राइट के सारे नंबर 2 से बड़े आएंगे, इसलिए 2 प्लस h करेंगे। फिर इफ x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू
0। अगर x 2 की ओर अग्रसर होगा तो फिर h किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा? कैसे पता? यहां रख दो, 2 बराबर 2 प्लस h बराबर, तो जैसे जैसे x 2 की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे h बेचारा 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, अगली स्टेप में इसे कन्वर्ट कर देना है आपको। लिमिट और f ऑफ x की जगह पर क्या लिखने वाले हो आप? 2 प्लस h। अब देखो फलन किसका बन गया, तो क्या लिमिट अभी भी x की रखोगे आप? लिमिट भी किसकी आनी चाहिए? और h की लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। आज हमारा जो x है वो 2 प्लस h है, 2 से भी बड़ा है, और 2 से बड़े अगर x है, x इज ग्रेटर देन 2, तो फिर ये सूत्र लगाना है आपको। ये कब था? जब x 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो तो ये लगाना, अगर आपका x 2 से बड़ा हो तो ये लगाना। तो अब तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, 2 प्लस h है, 2 से बड़ा है x, तो कौन सा लगेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? और इसमें x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? 2 प्लस h, x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? तो बेशक आप ये सूत्र लगाओ, लेकिन x की जगह पर क्या लिखना मत भूलिए, 2 प्लस h लिखना मत भूलिए। तो 2x की जगह पर 2 प्लस h माइनस 3। नहीं समझ में आया? ये लगा दिया हमने, सॉल्व करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 प्लस 2h। और क्योंकि अब इससे ज्यादा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो h की जगह 0 लिख देंगे। h अगर 0 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा मान? 1। इसके बाद देखो फिर ये नहीं नोट करोगे आप, जब तक h की वैल्यू नहीं लिखी है तब तक नोट करिए, जब h की वैल्यू अप्लाई कर दी तो फिर नोट करिए, जो वैल्यू आई वो नोट कर लीजिए। अब आप यहां ध्यान से देखिए, हमने यहां पर देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x की जो वैल्यू आई है 7 आई है, और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू ये आई है 1। यही दोनों आपस में बराबर नहीं है, देखो ये 7 है तो वो 1 आ रही है। अब आगे का चेक करना, हालांकि हम लोग निकाल चुके हैं, आप चाहो तो मत लिखो, क्या करोगे भाई? कोई फलन संतत होगा उसके लिए शर्त क्या थी? उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फलन का मान तीनों आपस में कैसे होने चाहिए। और यहां पर यही दोनों बराबर नहीं होना चाहते यार, तो क्या करा जाए? इसलिए फलन x बराबर 2 पर कैसा है? संतत है क्या? संतत नहीं है, तो लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। बस ये जवाब हो गया। तो ये सवाल लगाने का मकसद हमारा बस ये है, ये आपको समझाना कि आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या तरीका यूज करेंगे आप इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्या ये आपको समझ आ गया है अभी? तो आप प्लीज इससे नोट कर लें, इसके बाद इसमें से छोटी सी चीजें और बाकी हैं उनको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें लेना चाहते हैं वो है एलजिब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, संतत फलनों का बीज गणित। ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखो इसमें यह है कि यदि f व g, f और g दो वास्तविक फलन हैं, यदि f और g दो वास्तविक फलन हैं तथा दोनों ही बिंदु C पर
संतत हैं। बेटा ये समझ पाए आप, f और g दो फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। f भी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस है और g भी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस है। मतलब f का ग्राफ और g का ग्राफ जब बनता है तो पॉइंट c पर आकर हमें पेन उठाना नहीं पड़ता, सर से निकल जाता है, पेन नहीं उठाना पड़ता आपको, ठीक है। अच्छा, अगर संतत है तो क्या होगा, उसके लिए आपको इनका अलजेब्रा याद रखना है कि उस सिचुएशन पर अगर इन दोनों फलनों का जोड़ दिया जाए तो वो भी क्या होगा, c पर कॉन्टिन्यूअस होगा। f प्लस g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। f minus g is also continuous at x is equal to c। f into g मतलब उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी c पर कॉन्टिन्यूअस होगा और f अपॉन g भी c पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दिस इज द अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसमें मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, दोनों ही किसी एक बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उन दोनों का जोड़, उन दोनों का घटाव, उन दोनों का गुणा, उन दोनों का भाग, ये चारों चीजें आपस में उस पॉइंट पर कैसी होंगी, संतत ही होंगी, कॉन्टिन्यूअस ही होंगी। समझ आया कैसे? थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करिए, देखिए जल्दी से। नोट कर रहे हैं आप? देख लीजिए, आप नोट करते जाइए। देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि f(x) एक फंक्शन है दैट इज sin x एंड gx इज अ फंक्शन दैट इज cos x। अब आप सोचकर बताएं, क्या ये दोनों ही फलन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है? आपने साइन के, कॉस के दोनों के ग्राफ बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाए हैं। कब? इनवर्स फंक्शन में। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपको पढ़ाए, उस वक्त सब के ग्राफ आपको बना के दिखाए। और प्लीज याद करिए कि साइन और कॉस के ग्राफ को क्या कहीं पर उसको बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ता था? कहीं नहीं। इसका मतलब यह है कि साइन एक्स और कॉस एक्स, एक्स की हर वैल्यू के लिए कैसे हैं? संतत, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? अरे इधर देखो भाई, एफ सी पर कॉन्टिन्यूअस है, जी भी सी पर कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का प्लस भी सी पर क्या होगा? तो साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। नहीं समझ में आया? यही तो हम आपको इसके अलजेब्रा में बताना चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। और बताइए, अगर हम साइन एक्स में कॉस एक्स माइनस कर देंगे तो जो फंक्शन मिलेगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा। अब देखो अलजेब्रा, ये भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। नहीं समझ में आया? अच्छा, फोर्थ नंबर पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? होगा, पर एक पॉइंट पर नहीं होगा। कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। क्यों? देखो ध्यान से, इसमें बटे में कौन आता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स जब जब जीरो हो जाएगा आपका फलन अपरिभाषित हो जाएगा। देख लीजिए, कॉस एक्स जब जीरो हो जाएगा तो कॉस एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, फिर जीरो का भाग साइन एक्स में दोगे, क्या आएगा आंसर? इन्फिनिटी। तो जब जब कॉस एक्स जीरो हो जाएगा तब तब आपका फलन अपरिभाषित हो जाएगा, तब तब आपका फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
तो ये फलन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर ये फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कौन से हैं वो पॉइंट? एट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, और साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है? tan x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan x डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये वो पॉइंट है, ये वो x की वैल्यूज हैं जिन पर आपका ये tan x जो फलन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पर cos x 0 हो जाएगा, और cos x 0 हो गया तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। अब आप चेक करो, n क्या चीज है? n पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक रख लो। आप 0 रख के देखो, 0 लिखोगे तो x बराबर क्या आएगा? पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पर cos कैसा होता है? 0। अगर 1 लिखोगे तो 2 1 कम 2 प्लस 1 3, 3 पाई बाई 2 यानी कि 270, cos 270 भी 0 होता है। तो कुल मिला के ये वो एंगल्स हैं, और n यहां पर क्या है? पूर्णांक। तो ये वो एंगल है जिन पर आपका फलन अपरिभाषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर cos x कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। n इसमें से क्या है? पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक आप x की जगह रख सकते हो। इसी तरह से cos x अपॉन साइन x कैसा फलन होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन इसमें उसको शर्तें हैं। यह भी बिना शर्त का कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां जहां साइन x 0 हो जाएगा वहां फिर से फलन कैसा होगा? अपरिभाषित। उन बिंदुओं पर तो फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता ना। तो कौन से ऐसे पॉइंट? साइन x कब 0 होता है? जब x बराबर n पाई। एट x इज इक्वल टू n पाई पर cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा? cot x कैसा होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। बउआ हो, ये चीज आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई आ रही है। बाकी उनका प्लस, उनका माइनस, उनका मल्टीप्लिकेशन ऑल विल बी कॉन्टिन्यूअस। केवल डिवाइड में थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, डिवाइड भी कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जहां पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाएगा। कहां पर? जहां पर उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा, तो उन बिंदुओं पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी तो सब पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो अगर दो फलन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका जोड़ भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस। उनका अंतर कॉन्टिन्यूअस, उनका गुणा कॉन्टिन्यूअस, उनका भाग कॉन्टिन्यूअस। भाग में थोड़ी शर्तें चेक कर लीजिएगा। समझ आ रहा है आपको? ये चीज होगा। बताइए, y इज इक्वल टू एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? अब आप सोचोगे ऐसे कैसे बताऊं? चेक करिए पहले, कुछ चेक नहीं करना भाई। y बराबर x किसका समीकरण है? y इज इक्वल टू mx टाइप का है कि नहीं है? और y इज इक्वल टू mx क्या होता है? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन है, और मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन है तो गुजारिए, कहां पे उठाना पड़ेगा आपको? इसलिए द गिवन फंक्शन और गिवन इक्वेशन इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। नहीं समझ में आई बात? और बताइए, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्या यह फलन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? सोचिए, किसकी इक्वेशन है ये? क्लास 11 में पढ़ी है आपने, परवलय पढ़ा हुआ है। y स्क्वायर बराबर 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, 4ax टाइप की इक्वेशन है ये। अब बताइए, जब आप परवलय बनाते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक तरफ से रखिए, पूरा बन जाता है। मैंने उठाना पड़ता है क्या? अब आप उठा दो तो कोई क्या करे? उठाना पड़ता नहीं है। इसलिए यह फलन भी कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की पहचान ही है यार। एक तरफ से अगर उसको बनाना शुरू करें और पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, देन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। और अगर बीच में पेन उठाना पड़ जाए तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा? डिसकॉन्टिन्यूअस। कितनी आसान सी पहचान है। अब इससे ज्यादा अच्छी पहचान क्या लेंगे आप?
चलिए इसको नोट कर लिया आपने, नोट करिए जल्दी से। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस किनको कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंपोजिट फंक्शंस में जैसे हमने एक फलन लिया f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक दूसरा फंक्शन ले लिया हमने एक्स स्क्वेयर, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि फॉग x की वैल्यू क्या होगी, कर चुके हैं आप इसे, रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा है आपने। फॉग x की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ g ऑफ x। देखो f(x) की वैल्यू साइन x, तो ft की वैल्यू, f थीटा की वैल्यू साइन थीटा, तो f gx की वैल्यू साइन gx, f gx की वैल्यू साइन gx, और gx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये किसकी वैल्यू है, फॉग x। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं f और g का ये कंपोजिट फंक्शन है। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g, जिसे आप फॉग बोलते हैं, इसको कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। अब कंपोजिट फंक्शन की क्या शर्त है, कंपोजिट फंक्शन की ये कंडीशन है कि, तो कंपोजिट फंक्शन किसे कहेंगे पता लगा आपको, गॉस भी निकालेंगे उसको भी कंपोजिट फंक्शन कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो यदि f व g दो, यदि f व g दो वास्तविक फलन इस प्रकार है कि ये x बराबर c पर कैसे हैं, संतत हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं f व g दो वास्तविक फलन इस प्रकार हैं कि g ऑफ x बराबर c पर संतत है, तथा f ऑफ x g ऑफ c पर संतत है। तो f ऑफ g ऑफ x भी x बराबर c पर संतत होगा या होता है, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन के लिए आपकी थ्योरम है। फिर से, यदि f और g दो वास्तविक फलन इस प्रकार हैं कि जो g ऑफ x है वो x बराबर g पर कॉन्टिन्यूअस है, तथा जो f ऑफ x है वो g ऑफ c पर कॉन्टिन्यूअस है, तो जो फॉग x होगा वो भी x बराबर c पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखा सकते हैं। यही से एग्जाम्पल ले लेते हैं या थोड़ा सा दूसरा कुछ ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, बाई चांस हमने एक फलन h ऑफ x लिया और वो फलन है cos x स्क्वेयर, ठीक है, cos x स्क्वेयर ये फलन हमने लिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमने कुछ चीजें मानी, मान लिया f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x, f ऑफ x हमने क्या मान लिया, cos x, g ऑफ x हमने मान लिया x स्क्वेयर। तो h ऑफ x किसके बराबर होगा, देखो fx cos x माना, gx x स्क्वेयर मान लिया, तो आपको नहीं लगता कि hx जो कि cos x स्क्वेयर है उसे हम f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। देखो ध्यान से इसे,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का यही तो मतलब हुआ। अब एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, तो एफ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी? कॉस जी एक्स। जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दोगे, कॉस एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ एक्स कॉस एक्स है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स स्क्वायर तो एच ऑफ एक्स है। तो एच ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं फॉग एक्स। नहीं समझ आ रहा है? इधर देखो ना, एच ऑफ एक्स ये दिया आपको, इसमें से एफ एक्स निकाल लिया, जी एक्स निकाल लिया। अब अगर आप एच एक्स को देखोगे तो ये फॉग एक्स नहीं आ रहा है। समझ आया? अब आप ध्यान से देखिए, यहां जो एफ और जी है, कॉस एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और जी एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए फॉग एक्स भी कैसा फलन होगा? कॉन्टिन्यूअस। तो दिया गया फलन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये आपको दिखाने के लिए कि कंपोजिट फंक्शन भी कैसे होते हैं, सतत हैं। अगर दिए गए दोनों फलन, ये जो फंक्शन दिया गया है उसके ये दो जो फलन निकालते हैं, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो कंपोजिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये अभी हमने कॉन्टिन्यूटी की बात की है, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अब उन्हें सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज जितनी चीजें कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपको बताई गई हैं उन्हें अच्छे से आप रिवाइज करें, देखें। बाकी अगर इसका कुछ परसेंट पोर्शन अगर आपको कम समझ में आया, नहीं आया है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे सारा कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। आज हम इतना ही रखते हैं, मैथमेटिक्स में आगे और पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।